स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे लंबा समय उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहली वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में जमा किए कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों से दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में इजाफा हुआ। जब युद्ध के कारण पैदा हुए उत्साह शांत होने लगे तो उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। इसका अर्थ क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी उसका नुकसान हो गया था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालात पर विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की उत्पत्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अर्थव्यवस्था हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधारने के लिए लगी। विश्व बाजारों में गेहूं के हालात पैदा हो गए। अति क्या होता है? गेहूं की अति मतलब ज़्यादा हो गई, ठीक है। अति हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई, किसान गहरे कर्ज संकट में फंस गए। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। उत्पादन क्या होता है? जब किसी चीज़ को हम तैयार करते हैं तो उत्पादन कहलाता है, और उपभोग क्या होता है? उसको यूज करना उपभोग कहलाता है। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों में ही अमेरिका अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहद उत्पादन, यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। वृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं शताब्दी के आखिर में ही शुरू हो चुका, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक क्रांति उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड, कार का निर्माता कौन था? हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात पड़े। वृहद उत्पादन क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन। उन्होंने शिकागो के बूचड़खाने में की असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने की आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। शिकागो का है? अमेरिका के अंदर का है, अमेरिका। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता, मरे हुए जानवरों को, और उनके दूसरे सिर पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से काफ़ी साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार को किसी खास पुर्जे में ही लगाते रहना, मशीनी ढंग को बार बार से करते रहना। काम की रफ्तार इस बात से तय होती है कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका, यानी वो मजदूर ज़्यादा काम करे। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के साथ कोई मजदूर अपना काम में ढील या कुछ पल के लिए अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था, और न ही इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलती थी। हर
3 मिनट में एक कार तैयार होती थी। इससे पहले पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नाम कार वृहद उत्पादन पद्धति से बनने वाली पहली कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन में खड़े होने वाली पैदा वाली थकावट झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि ये उनकी रफ्तार को किसी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया। इस चुनौती निपटने के लिए फोर्ड ने हताशा होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया, और इसके साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। छोड़ दो।